नमस्कार, जय हिंद साथियों। यूपीएससी पेट एग्जाम के लिए आज महा मैराथन की ये क्लास होगी और बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ आज हम उपस्थित हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पेट एग्जाम के लिए हमने इसमें इंक्लूड किया है, तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस होगी। तो आइए आज की क्लास समझते हैं क्या है। चलिए देखते हैं, हिस्ट्री की क्लास है ये। आज प्रश्न दिया है, वैदिक कालीन सभ्यता को में परसुनी नदी किसे कहा गया है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिए हैं, सरस्वती को कहा गया है, तीस्ता को कहा गया है, या चिनाव नदी को कहा गया है, या रावी नदी को। देखिए, सरस्वती को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है नदीत्मा। आपको याद रखना है, वैदिक कालीन सभ्यता में नदीत्मा किसे कहा गया है, तो ये कहा गया सरस्वती नदी को। वैदिक कालीन सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न बनता है। तो पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है हमारी सरस्वती नदी को, जिसे नदीत्मा नाम से जाना जाता है। अगर हम वितिस्ता की बात करें, यहाँ पर वितिस्ता शब्द है, वितिस्ता, ठीक। और वितिस्ता किस नदी को कहा जाता था, तो ये आपकी झेलम नदी को कहा जाता था। आपको याद रखना है, वैदिक कालीन प्रमुख 7 नदियां थीं और जिनके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, नाम पूछा है। तो वितिस्ता किसका नाम है, ये झेलम नदी का नाम है। और आपको पता है रावी नदी को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे परसणी नदी कहा जाता है रावी को, ठीक। और चिनाव को क्या बोलते हैं, अस्कनी नदी। क्या बोलते हैं, अस्कनी। चिनाव का जो नाम है अस्कनी नाम है। क्या नाम है, अस्कनी। और परसणी किसका नाम है, तो आपको याद रखना है रावी नदी का क्या नाम है, परसणी नदी। सिंध को क्या बोलते हैं, तो सिंध को बोलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, सतुद्री। सिंध नदी का दूसरा जो नाम है आपका वैदिक कालीन में क्या नाम था, तो सिंधवी था। क्या था, सिंधवी नदी। आपको याद रखना है। और बिपाशा, आप जानते हो बिपाशा किसको बोलते हैं, तो व्यास नदी को बिपाशा नदी कहा जाता था। ये यहाँ से प्रश्न एग्जाम के लिए आपके पेट के लिए बन सकता है कि परसणी किस नदी को कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रावी नदी को, बिपाशा व्यास हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। देखिए, अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सबसे अधिक जो शब्द प्रयोग हुआ है वो पिता शब्द 335 बार किसमें प्रयोग हुआ है, ऋग्वेद में। पिता शब्द कितनी बार, अधिकतम बार सबसे ज्यादा पिता शब्द है आपका प्रयोग हुआ है। 275 बार जो शब्द प्रयोग हुआ है उसे बोलते हैं जन या राज्य। इस शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है। बात समझ रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गंगा नदी का उल्लेख कितने बार ऋग्वेद में मिलता है, तो गंगा, देखिए 176 बार किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे गाय शब्द का प्रयोग 176 बार हुआ है। 200 अगर बात करें 250 बार जो शब्द प्रयोग हुआ है इंद्र शब्द। वैदिक कालीन सबसे बड़े देवता का नाम उस समय क्या था, इंद्र था। आपको याद रखना है, इस शब्द का प्रयोग 250 बार हुआ है, जबकि 234 बार माता शब्द का प्रयोग हुआ है। याद रखना, माता शब्द का ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है 234 बार। गाय शब्द का सबसे पवित्र पशु माना गया गाय को। सबसे पवित्र पशु ऋग्वेद काल में कौन था, तो सबसे पवित्र पशु, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है सबसे पवित्र पशु क्या था, तो इनका गाय था। और गाय को क्या कहा गया, अघन्या, ना वध करने योग्य कहा गया है। अगर बात करते हैं 100 बार किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो विष्णु शब्द का ऋग्वेद में 100 बार प्रयोग हुआ है। कितने बार, 100 बार। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपकी वो ये है, गंगा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है। और साथ ही राजा शब्द याद रखना, और शूद्र शब्द का प्रयोग, और साथ ही आपका राजा शूद्र, ये जो शब्द प्रयोग हुए हैं ये ऋग्वेद में 1 बार, और गंगा शब्द का 1 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख मिलता है, पिता का सर्वाधिक बार कितने बार, 335 बार। माता का 234 बार। 250 बार क्या आपका इंद्र शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक। तो इस तरह से अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर करें तो ऋग्वेद में 2 से लेकर 7 तक क्या है, 2 से लेकर 7 तक हमारे प्राचीन मंडल हैं। क्या है, प्राचीन मंडल। प्राचीन मंडल 2 से, आपके ऋग्वेद में 2 से 7 तक क्या है, प्राचीन मंडल है। जबकि 1, 8, 9, 10 ये हमारे क्या जोड़े गए, नवीन मंडल। आपको याद रखना है, ये हमारे क्या है, ऋग्वेद में नवीन मंडल है। कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो नवीन मंडलों की संख्या कितनी है, 4 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो दोस्तों याद रखना है, ये तीसरे
तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। और गायत्री मंत्र जो बनाया था आपके विश्वामित्र ने, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तीसरे मंडल में किस मंत्र का प्रयोग मिलता है, तो आपको याद रखना है गायत्री मंत्र का। और ये सूर्य उपासना से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सूर्य उपासना से। आपको ये भी याद रखना है, सूर्य की उपासना से रिलेटेड है। और इसकी रचना जो तीसरे मंडल की थी किसने? तो ये की थी विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी, याद रखना, आपको याद रखना है। और पुरुष सूक्त, ये भी प्रश्न कई बार बनता है, पुरुष सूक्त कौन से मंडल में वर्णित है? तो पुरुष सूक्त की अगर बात करें तो ये हमारा वर्णित है आपके 10वें मंडल में। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख कहाँ मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमारा कहाँ मिलता है? तो याद रखिए, ये हमारा मिलता है 10वें मंडल में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो और चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? अगर बात करते हैं कालीबंगा से, वनावली से, लोथल से या मेहरगढ़ से। कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ पर कालीबंगा से आपके काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ से आपको याद रखना है भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही जुते हुए खेतों के साक्ष्य की बात करें तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। और अंडाकार कब्रें कहाँ से मिली हैं? तो भी याद रखना, अंडाकार कब्रें हमारी प्राप्त हुई हैं। ये हमारी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये हमारी कालीबंगा से। बनावली से बात करते हैं तो यहाँ पे जल निकास प्रणाली सबसे बेकार कह सकते हैं। जल निकास प्रणाली का जो साक्ष्य है वो सही ढंग से नहीं मिलता। जल निकास प्रणाली यहाँ की बढ़िया नहीं थी, ये कह सकते हैं। जल प्रबंधन यहाँ पर अच्छा नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट लोथल क्या है? लोथल की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है चावल और बाजरे के साक्ष्य। चावल व बाजरे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपको याद रखना है ये मिले हैं आपके कहाँ से? लोथल से। आप जानते हो लोथल का मतलब होता है लघु हड़प्पा। इसको लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को और एक नाम दिया गया है लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लघु मोहनजोदड़ो। गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये भी याद रखना, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं ये हमारे कहाँ से? तो लोथल से मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है चावल और बाजरे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये याद रखना है, ये हमारे लोथल से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। मेहरगढ़ आप जानते हो काफी इंपॉर्टेंट है, आगे इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। धान के भूसी के साक्ष्य अवशेष किस स्थान से? देखो धान के भूसी के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये हमारे कहाँ से मिले? तो ऑप्शन है आपका रंगपुर, रोपड़, बनावली और गनवेरी वाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर अगर बात करते हैं तो गनवेरी वाला ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मतलब क्या है? हड़प्पा स्थल या सिंध स्थल है। सबसे बड़ा सिंध स्थल पाकिस्तान में कौन सा है? तो आपको याद रखना गनवेरी वाला। तो गनवेरी वाला की अगर बात करें ये पाकिस्तान में जगह पड़ती है। कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान में। और रंगपुर हमारा क्या? धान के भूसी के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? रंगपुर गुजरात आप जानते हो ये जगह पड़ती है कहाँ? गुजरात में। और रोपड़ हमारा कहाँ से पड़ता है? तो ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, याद रखना है इसको। बनावली हमारा ये जो आपका हड़प्पा या सिंध मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो उदाहरण है ये हमारा कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में मिलता है, ये याद रखना। हरियाणा जिले में बनावली ये हमारा क्या है? ये हमारा स्थल है। कौन सा स्थल है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? रंगपुर हो जाएगा। धान के भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हमें रंगपुर गुजरात से मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति के पुरा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑप्शन दिए हैं मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से या चंदूड़ो से। देखिए कांसे की नग्न मूर्ति की बात करते हैं तो ये जो बात है आपको कहाँ से ये मिली है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियां, याद रखना। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये हमारे मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक, कालीबंगा में आपको हमने बताया था अंडाकार कब्रें भी मिली हैं और साथ ही भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा से। और कालीबंगा से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए लोथल, इसे हम लघु हड़प्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु हड़प्पा। ये
ये स्थल कहाँ पर है, तो लोथल ये जगह जो पड़ती है गुजरात में, इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। ये हमारा स्थल कहाँ है, तो गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में, याद रखना है इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चालाक लोमड़ी का जो चित्र मिलता है, चालाक लोमड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये अगर बात करें तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है। चालाक लोमड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये साक्ष्य हमें मिले हैं लोथल से। चंदूड़ो एकमात्र ऐसा था जो दुर्गीकृत नहीं था, दुर्गीकृत नहीं था, आपको याद रखना है। चंदूड़ो नगर था, कैसा था वो, दुर्गीकृत नगर नहीं था, आपको याद रखना है, दुर्गीकृत नगर नहीं। ठीक। और मोहनजोदड़ो से क्या है, कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति, और सबसे बड़ी बात है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, बड़ा स्थल याद रखना है आपको, सब सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। और इसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो याद रखिए इसे सिंधु बाग या इसी को क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक कब्र में 41, मतलब कब्र में कितने मृतकों, 41 मृतक मिले थे, जिसकी कब्र मिली थी जिसमें 41 मृतक थे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पर विशाल स्नानागार, और सबसे बड़ी इमारत आपकी क्या थी, तो अन्नागार, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, आपको याद रखना है, विशाल स्नानागार। ठीक, ये याद रखना है आपको। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कांसे की नग्न मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये हमारे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यहाँ पर चांदी की अंगूठी प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से, और साथ ही चांदी की डिबिया में लाल कपड़ा भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एकमात्र सैदो नगर जो कौन सा था जो दुर्गीकृत नहीं था, जिसकी किलेबंदी नहीं थी, आपको याद रखना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए, कालीबंगा, लोथल और आपका हड़प्पा, चंदूड़ो। देखिए चंदूड़ो एक ऐसा एकमात्र नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था, ये याद रखना है। और हड़प्पा के विषय में आप जानते हो कि हड़प्पा से R37 कब्र, R37 कब्र मिली है, और साथ ही यहाँ से एच समाधि मिली है। क्या मिली है, एच समाधि भी मिली है, आपको याद रखना है ये। ठीक, आपको याद रखना है हड़प्पा से आपकी R37 कब्र और आपकी एच समाधि, और साथ ही क्या है, कांसे की बैलगाड़ी यहाँ से मिली है, कांसे की बैलगाड़ी, बैलगाड़ी आपको याद रखना है। और यहाँ से मूर्ति, कांसे की मूर्ति भी मिली है, कांसे की बैलगाड़ी ये खिलौना था एक्चुअली में। R37 समाधि कहाँ से मिली है, तो हड़प्पा से। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल था, आपको याद रखना है। ठीक, अगर आप ये एक बात करें कि दुर्गीकृत नगर कौन नहीं था, चंदूड़ो दुर्गीकृत नगर नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की, देखिए अगर बात करें अलेक्जेंडर कानिंगम की बात करें, तो इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कहा जाता है। विभाग का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो याद रखिए ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कानिंगम को। ठीक, याद रखना है आपको, अलेक्जेंडर कानिंगम को भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेसन क्या है, हड़प्पा सभ्यता को इन्होंने खोजा था। हड़प्पा सभ्यता को खोजने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे, तो ये कौन थे, आपको याद रखना है, चार्ल्स मेसन थे। हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो ये याद रखना है, खोजा था आपके चार्ल्स मेसन ने। ठीक, और अगर बात करें भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे, तो आपको याद रखना है महानिदेशक आपके थे जॉन मार्शल। महानिदेशक कौन थे, तो ये याद रखना है, ये जॉन मार्शल थे भारतीय पुरातत्व विभाग के। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने की थी, याद रखना है। किसने की थी, तो लॉर्ड कर्जन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए, इसमें 4 प्रश्न है आपके, आपको याद रखना। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता तो अलेक्जेंडर कानिंगम। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, चार्ल्स मेसन ने। जॉन मार्शल आपके क्या थे, महानिदेशक थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। जबकि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। ये आपका है लॉर्ड कर्जन 1905। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, चरक किसके दरबारी थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें टोडरमल, आप जानते हो ये किनके नवरत्नों में एक थे, तो ये अकबर के नवरत्नों में एक थे, अकबर के।
अकबर के नवरत्नों में एक थे टोडरमल, और ये वित्त मंत्री थे। क्या थे? तो अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है वित्त मंत्री या राजस्व विभाग किसके अंडर था? तो ये था आपके राजा टोडरमल जो थे, इनके अंडर थ्रू रहते थे, जो नवरत्न कहे जाए। हेनसांग की बात करें, फयान की बात करें, तो फयान जो भारत आया है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में आया, आने वाला व्यक्ति था। कौन? तो याद रखना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था फयान भारत, और इसका नाम कुंड था। ये 13 वर्षों तक भारत में रहा था। हेनसांग की बात करें, हर्षवर्धन के काल में ये था। हर्षवर्धन राजा हमारा कहाँ का था? तो कन्नौज के राजा थे, और इन्होंने 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। ये याद रखना, 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किसने कराया था? तो ये हेनसांग ने 5वीं बौद्ध संगीत के, ये क्या थे? अध्यक्ष, ये अध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना है बौद्ध संगीत के अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चरक की बात करें तो चरक के दरबार में आप जानते हो राजा आपके कनिष्क क्या थे? दरबारी थे। और चरक के दरबार में चरक किसके दरबारी थे? तो राजा कनिष्क के दरबारी थे। किसके थे? राजा कनिष्क के दरबारी थे। और ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में इनका राज्य था, आपको पता होगा। और कनिष्क की बात करें तो इन्होंने महात्मा बुद्ध के क्या थे? अनुयायी थे कनिष्क। और सबसे मथुरा गांधार कला और मथुरा कला की अगर बात करें तो उनकी देन किसकी? राजा कनिष्क की देन है। आपको पता है मथुरा में कौन सा आपका लाल बलुआ पत्थर एक में, जिसमें मतलब किसको दिखाया गया? गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा बनी हुई है। और आपको काले स्लेटी पत्थर में बुद्ध को अपोलो दर्शाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बुद्ध को अपोलो की तरह दर्शाया गया है, किस पत्थर की बनी हुई मूर्ति है? तो आपको याद रखना है, तो वो आपकी काले स्लेटी कलर की वो पत्थर है जिससे बुद्ध को दर्शाया गया है। तो राजा कनिष्क के काल में चरक क्या थे? दरबारी थे। आपको कनिष्क के दरबार में और भी लोग नाम याद रखना है। यहाँ पर अश्वघोष बहुत बड़े विद्वान थे। किसके ये दरबारी थे? तो आपको याद रखना है ये हमारे राजा कनिष्क के। वसुवंद एक नाम और याद रखना, वसुवंद किसके दरबारी थे? तो ये हमारे कनिष्क के थे। नागार्जुन की बात करें तो ये किनके काल में? नागार्जुन आपका ये भी नाम आता है। तो ये सारे नाम आपके पार्स क्या थे? इनके दरबारी थे। पार्स भी इनके दरबारी थे। और साथ में राजा कनिष्क के चरक क्या थे? राजवैद्य थे। चरक मतलब चरक आप जानते हो ये राजवैद्य थे किसके? कनिष्क के दरबार के। अश्वघोष आप जानते हो जो कनिष्क ने जो बौद्ध संगीति बुलाई थी, और कनिष्क ने कौन सी बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किसने कराया था? तो चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन, ये याद रखना, चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किसने कराया था? ये हमारा राजा कनिष्क ने कराया था। और इसमें अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। क्या थे? उपाध्यक्ष थे। आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? लोहे की बनी थी, तांबे की, या कांसे की, या सोना? देखिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। आपसे प्रश्न पूछा जाए कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? तो ये हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। पहली बार कांसा जो था ये क्या थी? कांसा एक मिश्र धातु थी। क्या थी? मिश्र धातु, आपको याद रखना है। और इसमें आपका तांबा और प्लस टिन, तांबा प्लस टिन से क्या निर्मित होता है? कांसा। अब यहाँ पर क्या होने लगा? तो जो मूर्तियां बनने लगी वो किससे बनने लगी? कांसे की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांसा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो आपको याद रखना है कांसे की बनी थी। किसकी बनी थी? ठीक किस, देखो राजशास्त्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, अगर बात करें यहाँ पर ऑप्शन दिया अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और महाभारत और आपका रामायण। आप जानते हो वाल्मीकि ने क्या लिखा है? तो वाल्मीकि ने लिखा है आपका क्या? रामायण लिखा है। क्या लिखा है? वाल्मीकि ने क्या लिखा है? रामायण को लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जानते हो इसमें सुंदरकांड सबसे छोटा, अगर सबसे रामायण में अगर बात करें सुंदरकांड सबसे छोटा कांड है। और कितने कुल कांड है रामायण में? 7 कांड है। आपको याद होना चाहिए। वाल्मीकि ने क्या लिखा? विठूर। वाल्मीकि ने विठूर में क्या लिखी? तो आपको याद रखना है विठूर में इन्होंने क्या लिखी थी? रामायण। और यहाँ पर लगभग श्लोक कितने? 24,000 श्लोक है इसमें। 24,000 श्लोक है रामायण में। और किसने लिखा था? तो वाल्मीकि ने लिखा था। महाभारत की बात करें तो ये हमारा कितना आपसे याद रखना है? वेद व्यास ने क्या इसकी रचना की थी? महाभारत की।
और इसमें श्लोकों की संख्या देखिए, पहले थी 6000, आप जानते होगे 6000 थी, और साथ ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 50,000 जब इसमें श्लोक थे तो महाभारत को भारत कहा जाता था। लेकिन अब इनकी श्लोकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 1,00,000 हो गई। कितनी? 1,00,000 हो गई है। 1,00,000 श्लोक अगर आपको कहाँ मिलेंगे, आपको याद रखना है ये हमारे मिलेंगे महाभारत में। और महाभारत का एक और नाम है जिसको बोलते हैं जय संहिता। क्या बोलते हैं? जय संहिता। आपको याद रखना है जय संहिता महाभारत का ये नाम है। साथ ही इंपॉर्टेंट गीता का गीता जो आप जानते हो, जो हमारा मुख्य ग्रंथ है गीता, ये किस पर्व से ली गई? तो भीष्म पर्व से ली गई। याद रखना, किस पर्व से? भीष्म पर्व से इसको लिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं राजशास्त्र का उल्लेख कहाँ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, अमोघ वर्ष था, कृष्ण प्रथम था, दंतिदुर्ग था या गोविंद तृतीय। वैसे देखा जाए राष्ट्रकूट वंश के सभी शासक हैं, चाहे दंतिदुर्ग हो, कृष्ण प्रथम हो या अमोघ वर्ष। यहाँ पर जो आंसर वैसे है दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राजा दंतिदुर्ग था। लेकिन राष्ट्रकूट जो वंश था उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो ये आपका अगर बात करें अमोघ वर्ष आता है। क्या नाम आता है? अमोघ वर्ष नाम आता है। ये सर्वश्रेष्ठ शासक था राष्ट्रकूट वंश का, सर्वश्रेष्ठ शासक था। आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, तो ये अमोघ वर्ष था, आपको याद रखना है। कृष्ण प्रथम भी राष्ट्रकूट शासक ही था। इसने आपका कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो आपको याद रखना है ये हमारे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर? दोस्तों, पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सीरीज चल रही है आपकी, और इसमें बहुत ही प्रश्न आपके डिट्टो मिलेंगे एग्जाम में, तो थोड़ा हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। और साथ ही लर्निंग बिल पर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका फिर स्वागत। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैदिक काल में सभा और समिति किस से संबंधित थे? देखिए, राजनीतिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, न्यायिक कार्य के लिए। तो देखिए, वैदिक काल में सभा और समिति का जो यूज था राजनीतिक कार्य के लिए था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है वैदिक समाज में किस देवता को सबसे अधिक प्रमुखता दी गई है? देखिए, वैदिक काल की अगर बात करें तो सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। कौन थे? आपको याद रखना है प्रमुख देवता की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ देवता कौन थे? यहाँ पे इंद्र थे। अग्नि इनके दूसरे बड़े देवता थे। दूसरे बड़े देवता वैदिक काल के कौन है? बड़े देवता की बात करें तो ये हमारे क्या है? अग्नि। अग्नि शब्द का प्रयोग आपको पता है कितने बार किया गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए। वरुण तीसरे बड़े देवता थे, आपको याद रखना है वरुण तीसरे बड़े देवता थे, और ये वायु के देवता वरुण बोल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये आपके वैदिक समाज के प्रमुख देवता थे, इनकी बात करते हैं। अगला प्रश्न था वैदिक काल में राजसूय किससे संबंधित था? राजा की दीर्घायु से, राज्याभिषेक से, युद्ध विराम से, कृषि उपज से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा राज्याभिषेक से। जब राजसूय किया जाता था तो किसी भी राजा को राजा बनाया जाता था, उस समय ये यज्ञ किया जाता था। अगला प्रश्न दिया है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? देखिए, बात कर लेते हैं गुरुकुल क्या थे? शिक्षा के बड़े अच्छे केंद्र थे। मठ आप जानते हो बौद्ध धर्म के ये क्या थे? बौद्ध विहार थे। बौद्ध विहार थे। मठ क्या थे? बौद्ध विहार थे। यहाँ पर संत महात्मा लोग रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हो जहाँ पर शिक्षाएं दी जाती थी। आश्रम ऋषि मुनि बनाते थे। अगला प्रश्न लेते हैं भारत की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? मगधपुरी थी या पाटलिपुत्र या मिथिला या काशी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या थी? भारत की प्राचीनतम राजधानियों में एक राजधानी रही आपकी क्या? पाटलिपुत्र। बहुत ही राजाओं ने यहाँ पर राज किया, इनको भी आगे डिस्कस करेंगे। अशोक महान के बारे में सही कथन है। देखिए, अशोक महानतम बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बौद्ध धर्म को मानने वाला अशोक था। बौद्ध धर्म का प्रचार किया। हाँ, श्रीलंका में इसने अपने राहुल और पुत्री को भेजा था, आपको पता है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। सोने के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के इसने नहीं चलवाए थे, याद रखना, नहीं चलवाए थे। अशोक महान ने कलिंग युद्ध किया था, ये इंपॉर्टेंट है। 261 में आपके 261 बीसी में आप जानते हो अशोक महान ने क्या किया था? युद्ध किया था, कलिंग विजित किया था, और इसने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इस युद्ध को जीता था। लेकिन जब इस युद्ध में बहुत रक्तपात हुआ, जब इसके सामने बहुत सारी महिलाएं हथियार लेकर खड़ी हो गई, किसके? राजा अशोक के, तो राजा अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और आप जानते हो राजा अशोक ने गद्दी को प्राप्त करने के लिए 99 भाइयों का वध किया था, इस बात का भी जिक्र है। ठीक, लेकिन कहाँ तक सही है अभी हम नहीं कंफर्म कर सकते हैं।
मोहनजोदड़ो का प्राचीन नाम क्या था? याद रखिए, कन्नेरी था, माउंट ऑफ डेड था, या हरियू या पाटलिपुत्र। देखिए मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? सिंधुबाग का टीला बोलते हैं, ये भी याद रखना। सिंधुबाग का टीला किसे कहा जाता है दोस्तों? इसी को कहा जाता है मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? याद रखना है आपको, ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक, यहाँ पर विशाल स्नानागार मिले हैं आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। और इसी को क्या बोलते हैं? प्रेतों का टीला भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। प्रेतों का टीला कहा जाता है किसे? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको? यहाँ पर आपका 16 बैरक का कमरे मिले हैं, और साथ ही इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, और आपका श्रमिक यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो इसे कहा जाएगा माउंट ऑफ डेड, याद रखना। आंसर आपका क्या है? माउंट ऑफ डेड। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा कहलाता है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, सोमनाथ मंदिर, या सूर्य मंदिर। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर इसे कहा जाता है, जिसे इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, उड़ीसा में है। और सोमनाथ मंदिर की अगर बात करें तो यहीं पर महमूद गजनबी ने कौन सा 16वां आक्रमण किया था? 16वां आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया था महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनबी ने कई सारे अटैक किए, और हर अटैक में भारत को नुकसान पहुंचाया। इसने 17 अटैक किए थे, और ये जो अटैक इसका था, ये कब था? तो 1529 में, 1529 नहीं, ये इसका 16वां आक्रमण था। किस पर? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर शिव भगवान की मूर्ति को तोड़कर इसने सोना ले गया था। इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। महमूद गजनबी को क्या कहा जाता है? तो मूर्ति भंजक कहा जाता है, याद रखना है आपको। क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक। ठीक, और यह आक्रमण जो हुआ था 1025 में हुआ था। 1025 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। सोमनाथ मंदिर पर किसने किया था? महमूद गजनबी ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, अजंता गुफाओं का निर्माण कब हुआ? देखिए गुप्त काल में, मौर्य काल में, या गंग काल में, और या मतलब और काल। ठीक, तो देखिए बहुत सारे मंदिर हम लोगों ने गुप्त काल में देखे हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस कलाकृति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो गुप्त काल का। देखिए ज्यादातर अजंता गुफाओं के जो मंदिर हैं, वाकाटक वंश के सम्राटों ने इनका निर्माण करवाया था, अजंता के मंदिरों का। और यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सभी तरह के मंदिर आपको देखने को मिलेंगी, कलाकृतियां देखने को मिलेंगी अजंता की गुफाओं में। 16वीं गुफा आप जानते हो, यहाँ पर 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र, मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है। कुमारी का चित्र याद रखना है। मरणासन राजकुमारी का चित्र 16वीं गुफा में। 17वीं गुफा में आपको क्या? चित्रों की चित्रशाला ये देखने को मिलेगी, चित्रों की चित्रशाला। और सबसे इंपॉर्टेंट है गुफा नंबर जो इसकी 9 थी, वो क्या थी? बाघ की गुफाएं। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है बाघ की गुफाएं, याद रखना। बाघ की गुफाएं कहाँ है? तो ये हमारी 9 में। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो अजंता की गुफाओं के गुफाओं का निर्माण ज्यादातर मौर्य काल के शासकों ने मुख्य रूप से इसमें किया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए निम्न में कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? अगर बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, देखिए महावीर स्वामी आप जानते हो, जैन धर्म इन्होंने स्टार्ट किया था। ये हमारे 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये महावीर स्वामी ने की थी। राजा अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्होंने बौद्ध संगीत, कौन सी बौद्ध संगीत का आयोजन राजा अशोक ने किया था? तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किसने कराया था? तो याद रखना है 250 ईस्वी में किसने कराया था? ये कराया था अशोक ने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि, और जो अशोक कहने का मतलब, अशोक क्या थे?
ये जो राजा अशोक थे इन्होंने तीसरी बौद्ध संगीत और प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसने करवाया था? अजातशत्रु ने। फर्स्ट जो फर्स्ट बौद्ध संगीत हुई वो अजातशत्रु के द्वारा बुलाई गई थी, और दूसरी वाली किसने करवाई थी? तो काला अशोक ने। और तीसरी किसने करवाई? तो आपके अशोक ने करवाई थी। इन्होंने दूसरी बौद्ध काउंसिल बुलाई थी, इन्होंने फर्स्ट बौद्ध कॉन्फ्रेंस करवाया था। और चौथी वाली आप जानते हो राजा कनिष्क ने, और पांचवी हर्षवर्धन ने बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। तो यहाँ पे कौन से बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? अगर बात करें गौतम आप जानेंगे, ठीक। जैमिनी जानते हो, इन्होंने पूर्व मीमांसा लिखा है। क्या लिखा है? पूर्व मीमांसा। याद रखिए, पूर्व मीमांसा की जानकारी क्यों? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा की बात करें तो उत्तर मीमांसा से रिलेशन किसका है? तो ये रिलेशन जो आपको देखने को मिलेगा कणाद ऋषि, बदरायण। यहाँ पर किसका संबंध है? बादरायण का, ठीक। और न्याय दर्शन की बात करें तो कौन है? गौतम ऋषि हैं। कौन से हैं? गौतम ऋषि। किसके हैं? तो न्याय दर्शन के। न्याय दर्शन किसने प्रस्तुत किया? तो आपको याद रखना है, न्याय दर्शन प्रस्तुत किया था गौतम ऋषि ने। और आपका सांख्य दर्शन किसने? कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन। और योग दर्शन किसने प्रस्तुत किया था? तो पतंजलि ने। तो कई सारे प्रश्न यहाँ से कभी कभी एग्जाम के लिए बन जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कौटिल्य की पहचान किस शासक के सहयोगी के रूप में हुई है? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? भारत का सबसे प्रथम एकीकरण किया था। आपके जो भारत की बात करें तो सबसे बड़े भारत की पृष्ठभूमि किसने रखी थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा सहयोग किसने किया था? तो ये कौटिल्य ने। कौटिल्य का एक और नाम मिलता है विष्णुगुप्त। क्या मिलता है? विष्णुगुप्त। और इनका एक और नाम है, आपको याद होगा शायद, इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाणक्य भी कहा जाता है। तो कौटिल्य ने किसकी सहायता की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा घनानंद को हराया था। किसको? राजा घनानंद का वध करके मौर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? तो याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आप बिंदुसार की बात करते हैं, बिंदुसार के बारे में आपने पढ़ा है। इन्होंने सीरिया के शासक एंटियोकस से क्या मांगाई थी? मीठी मदिरा और सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की मतलब बात किसने कही थी? तो ये बिंदुसार ने की थी। हर्षवर्धन जानते हो, पांचवी बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। चौथी बौद्ध संगीत किसने बुलाई थी? तो आपको याद रखना है। तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? तो राजा अशोक ने किया था। आपको याद है बड़े अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो आपको आंसर दिया गंगा नदी, झेलम नदी, सतलज और चिनाब। देखिए यहाँ ये जो युद्ध लड़ा गया था 326 बीसी में लड़ा गया था। कितने में? 326 बीसी में लड़ा गया था, जिसे बोलते हैं वितस्ता का युद्ध। क्या बोलते हैं? वितस्ता का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो राजा सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था वितस्ता का युद्ध। याद रखना, वितस्ता का युद्ध। और इसी को हम बोलते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो 326 बीसी में हुआ था। और राजा जो पोरस और किसके विदेशी शासक कौन था? सिकंदर महान। तो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाला शासक था सिकंदर महान, जिसने राजा पोरस के साथ युद्ध किया था। किस नदी पर? झेलम नदी पर, ठीक। और इसी युद्ध को वितस्ता का युद्ध बोलते हैं, हाइडे स्पीच का युद्ध बोलते हैं। 326 बीसी में युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है दोस्तों? तो इलाहाबाद अगर स्तंभ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको राजा समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है मुख्य रूप से। और लेकिन यहाँ पर और भी जानकारियां हैं। हर्षवर्धन इलाहाबाद स्तंभ लेख से भी जुड़े हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद स्तंभ लेख से किसका नाम जुड़ा है? राजा समुद्रगुप्त। और जानते हो राजा समुद्रगुप्त भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ है कौन? तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त। पाल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या रामपाल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गोपाल। क्या थे? पाल वंश के शासक थे, ये याद रखना है। अगला प्रश्न दिया है सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में कौन अंतिम गुरु थे? देखिए अंतिम गुरु की अगर बात करें तो प्रथम गुरु आपके क्या थे? आपके प्रथम गुरु थे गुरु नानक। प्रथम गुरु, सिख धर्म के प्रथम गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक था। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु ग्रंथ ये जो है आपके कौन से हैं? प्रथम गुरु थे गुरु नानक, ठीक।
अगर रामदास की बात करें, रामदास गुरु आपके सिख धर्म के दूसरे गुरु हैं। सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है ये हमारे कौन थे, तो ये थे आपके गुरु रामदास। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है गुरु अर्जुन देव ये 9वें गुरु थे। कौन से गुरु? 9वें गुरु थे, याद रखना। 9वें गुरु कौन थे, तो ये हमारे गुरु अर्जुन देव थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, तो अंतिम गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु का नाम है, अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक, और तीसरे गुरु का नाम था गुरु अमरदास। बहुत सारे 10 जो गुरु हुए हैं उनकी चर्चा। सभा और उर किस प्राचीन राज्य की संस्थाएं थी? मौर्य राज्य की, गुप्त राज्य की, चोल राज्य की या पल्लव राज्य की? यहाँ पर आंसर हो जाएगा चोल राज्य की। सभा और उर क्या थी? प्राचीन राज्य की संस्थाएं थी। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्यकालीन से गजनवी के सुल्तान महमूद के किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड, लिंगराज मंदिर आप जानते हो कहाँ, उड़ीसा में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। जगन्नाथपुरी आप सभी लोग जानते हैं, उड़ीसा में। काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है, कभी कभी सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा मंदिर कहाँ है, तो याद रखना जगन्नाथपुरी आप जानते हैं उड़ीसा में। और सोमनाथ मंदिर हमारा, जिस पर महमूद गजनवी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। और यहाँ पर सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा था। किसने? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था, आपको याद रखना। ठीक, और यहाँ से जो राजा था गुजरात का वो भाग गया था, शायद भीम सेकंड था। ठीक, और आप जानते हैं यहाँ पर अकूत दौलत सोना लूटकर कौन ले गया था? तो महमूद गजनवी ले गया था। अगला प्रश्न दिया है किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली और नियंत्रण की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने या जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने? देखिए आप जानते हो रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश था। कुतुब मीनार के निर्माण की बात करें तो कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना ये हमारा जो निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। बलबन आप जानते हो, बलबन के बारे में बहुत सारी बातें आपने। सिजदा प्रथा कौन लाया था? ये बलबन लाया था। चालीसा दल का गठन, चालीसा दल बनाया किसने था? तो चालीसा दल का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। 40 इनके खास लोग होते थे जिसे चालीसा दल बोलते थे, एक तरह से जासूस टाइप के होते थे और बड़े योद्धा कह सकते हैं, इल्तुतमिश ने नियुक्त किए थे। इसी चालीसा दल को खत्म किया था। चालीसा दल को खत्म करने वाला कौन सम्राट था? तो बलबन था। चालीसा दल को खत्म किया था किसने? बलबन ने। सिजदा और पैबोस ये प्रथाएं किसने चलवाई थी? ये बलबन ने चलवाई थी। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जाता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या लाया था? तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया था। इसने और भी चीजें, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने कौन लाया था सर्वप्रथम? तो अलाउद्दीन खिलजी लाया था। इसने दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। दागने की प्रथा, और इसने सैनिकों के लिए नगद वेतन की शुरुआत की थी। क्या की थी? नगद वेतन की शुरुआत की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? तो याद रखिए ये कहा जाता है आपके अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा क्रूर शासक था और इसने कई सारी चीजों का निर्माण किया है, आपको याद रखना है। हजार खंबा महल किसने बनवाया था? हजार खंबा महल बनवाया था किसने? ये दिल्ली में है और ये किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, फिरोज शाह तुगलक की बात करें, नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है और इसने इलाज के लिए कई सारे हॉस्पिटल्स बनवाए थे, तो इसने बहुत सारा काम किया है फिरोज शाह तुगलक ने। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आंसर थोड़ा जान लेते हैं। प्रश्न ये था, हाँ, बाजार नियंत्रण प्रणाली लाने वाला कौन था? तो आंसर था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न दिया है शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? देखिए 1664 में हुआ था, 1670 में या 1674 में या 1680 में? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो जन्म की बात होती है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। कब हुआ था? 1674 में। शाहजी भोसले के ये पुत्र थे और शिवाजी जानते हो औरंगजेब से सीधा लोहा लिया था और औरंगजेब को कई जगह पर इसने भारी शिकस्त दी थी। शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते हैं आपके कौन? शिवाजी। और इनकी ज्यादातर जो युद्ध प्रणाली थी बहुत खतरनाक तरीके से युद्ध लड़ते थे। अचानक हमला होता था रात के समय
और खासकर औरंगजेब को इसने बहुत बड़ी मात दी। किसने? तो शिवाजी महाराज ने। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। आप जानते हो जजिया को सर्वप्रथम खत्म किसने किया था? तो जजिया एक कर था, गैर मुस्लिमों पर लिया जाने वाला कर था, जो खत्म किया था किसने? आकर अकबर ने। लेकिन जजिया को पुनः किसने लागू किया था? आप जानते हो, एक इसी वंश की आप जानते हो कौन संतान जो थी औरंगजेब, उसने फिर पुनः जजिया कर लगाया था और मुस्लिमों का हिमायती बहुत था कहने का मतलब, और क्रूर शासक था आपका। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, आप जानते होंगे अलाउद्दीन खिलजी, राणा रतन सिंह की कहानी आपने सुनी होगी, तो उसमें बहुत सारा जिक्र मिलता है, कभी उसको डिस्कस करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा दिया था 1310 में मलिक काफूर ने, याद रखना है। मलिक काफूर इसका क्या था? तो मलिक काफूर इसका एक बहुत वफादार सैनिक मतलब सिपाही था, या कह सकते हैं मलिक काफूर। ये वैसे जात से जुड़ा था, लेकिन इसने कई सारे दक्षिण अभियान करके अलाउद्दीन खिलजी को जीत दिलाई थी। और 1310 में इसने तेलंगाना के जो राजा थे रुद्र प्रताप सिंह, राजा रुद्र प्रताप सिंह सेकेंड, मतलब उनसे इन्होंने क्या, एक कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अमीर खुसरो के दरबार में अगर जाने जाते हैं तो अमीर खुसरो, आप जानते हो अमीर खुसरो से रिलेटेड कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी रहे। ठीक, अकबर के दरबार में अमीर खुसरो था नहीं। दिल्ली सल्तनत में कई सारे राजा हुए गुलाम वंश में, और गुलाम वंश में कई शासकों का शासनकाल अमीर खुसरो ने देखा था। ठीक, ये बात बड़े अच्छे से जानते होंगे। अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा, तो अमीर खुसरो के क्या थे? वो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, और दिल्ली सल्तनत काफ़ी हद तक उनके वर्चस्व में रही है निजामुद्दीन औलिया के। ठीक, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दिल्ली सल्तनत में वंशों का सही क्रम क्या? देखिए, सबसे पहले आप अगर बात करें तो सबसे पहला वंश क्या था? देखिए, सबसे पहले बात करें तो गुलाम वंश, के बाद खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश और लोधी वंश। यही क्रम सही लगा हुआ है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलाम, खिलजी और तुगलक, सैयद और लोधी वंश। ठीक, और यहाँ जितने भी अरेंजमेंट है सारे क्या है? गलत है, आपको याद रखना है। यहाँ पर आंसर ये होगा गुलाम। चलिए, इसका थोड़ा डाउट है, वैसे मेरे हिसाब से पहला ही ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, शिवाजी महाराज के गुरु का क्या नाम था? सबसे ज्यादा जो शिवाजी का मार्गदर्शन किसने किया था? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। कौन सा? रामदास, ये इनके गुरु थे कह सकते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम मार्गदर्शन किया था। जीजाबाई किसका नाम था? तो इनकी माँ का नाम था। शाहजी भोसले कौन थे? तो इनके पिता थे शिवाजी महाराज के। तुकाराम इनके खास मतलब सहयोगी थे कह सकते हैं। और आप जानते हो और भी इनके गुरु थे कुंडदेव, जिन्होंने राजनीतिक रूप से बहुत ही इनकी अच्छे से सहायता की थी शिवाजी महाराज की, कोंडदेव। ठीक, ये भी नाम याद रखना। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्या है, मराठों की सेना का मुख्य आधार क्या था? नौसेना थी, पैदल सेना थी, घुड़सवारी सेना थी, या आपका तोपखाना? सबसे पैदल सेना इनकी खास सेना थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के मुख्य संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी, आपको याद रखना है। यहाँ पर कई नाम दिया है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। गुलाब वंश में सबसे कम कार्यकाल किस वंश का रहा है? तो आपको याद रखना है खिलजी वंश का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। ठीक, अगला देखते हैं, इलवारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, ये क्या थे? ये मोहम्मद गोरी के क्या थे? गुलाम थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा था गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक को चंद्रमा का स्वामी कहा जाता है, चंद्रमा का स्वामी कहा जाता है। इन्होंने एक मस्जिद का निर्माण किया था, आपको पता है, कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ये पहली मुस्लिमों की मस्जिद थी, जो किसने बनवाई थी? आपको याद रखना है, ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्हें चंद्रमा का स्वामी कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इन्हें ये गुलाम वंश की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुलाम वंश का इन्हें शासक प्रमुख शासक माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गयासुद्दीन तुगलक और इल्तुतमिश, जानते हो ऐबक के बाद जो राजा बनता है वो आपका कौन बनता है? जो मुख्य राजा होता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था, आपको याद रखना है। चालीसा दल किसने?
बनाया था, तो आपको याद रखना है। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एकता प्रणाली कौन लाया था? और चालीसा दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक जानते हो, ये मूर्ख टाइप का था। इसने बहुत सारे अभियान किए, लेकिन ज़्यादातर इसके अभियान असफल रहे। कारण ये बिना सोचे समझे कुछ निर्णय लेता था। इसने अपनी राजधानी को भी परिवर्तित किया था। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। इन्होंने राजधानी अलग स्थापित की थी। अगला प्रश्न दिया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। एलवारी वंश का शासक दिल्ली सल्तनत में कौन प्रथम था? अगला देखिए, किस सिख गुरु ने 1665 में औरंगजेब से मुलाकात की थी? तो आप सबसे इंपॉर्टेंट जान लीजिए, एक गुरु हर राय, यहाँ पे हैं गुरु हरकिशन है, गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें गुरु हैं। कौन से नंबर के गुरु हैं? 10वें गुरु हैं। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब से मुलाकात की थी, क्योंकि इस समय गुरु तेग बहादुर सिख वंश को लेकर बहुत एग्रेसिव थे और इन्होंने सिखों को बहुत अच्छे से मजबूत कर रखा था। तो इस बात को लेकर चिंता किसको थी? औरंगजेब को चिंता थी, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में मुस्लिम धर्म प्रमुख रूप से फैले। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने बड़ी वीरता के साथ उनके सामने जाकर और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने काम किया और अपने धर्म का। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की थी? देखिए, आप जानते हो ताजमहल किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, ये आपको पता है। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में आप ताजमहल का निर्माण कराया था। जामा मस्जिद आप जानते हो दिल्ली में है। कहाँ है? जामा मस्जिद हमारी दिल्ली में है। और शाह बेगम का मकबरा, देखिए जो बीबी का मकबरा है, ये ताजमहल की नकल थी, फूहड़ नकल। ताजमहल की फूहड़ नकल कही जाती है, फूहड़ नकल। ये बात किसका लागू होती है? तो याद रखना, तो यही औरंगजेब की वास्तुकला मुख्य रूप से यहाँ देखने को मिलती है, बीबी का मकबरे में। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो दल था उसे कहा जाता था अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा अष्टप्रधान। अगला प्रश्न दिया है, करनाल का युद्ध भारत के किस विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा लड़ा गया? तो देखिए, सबसे नादिर शाह इस करनाल के युद्ध में जो 1539 में युद्ध लड़ा गया। 1539 में करनाल का युद्ध जो हुआ है 1539 में हुआ है। महमूद शाह और नादिर शाह के मध्य इसमें युद्ध हुआ था। तो विदेशी कौन था? नादिर शाह था। इसमें आंसर हो जाएगा नादिर शाह। अगला प्रश्न दिया है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? देखिए, ये सारे अकबर के क्या हैं? नवरत्न है। क्या नवरत्न में से एक, मतलब यहाँ पर कई सारे नाम दिए, अब्बुल फजल का नाम दिया है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर बीरबल सबसे खास थे इनके। राजा मान सिंह जानते हो, जितने भी युद्ध हुए उसमें सबसे ज्यादा युद्ध करने में जो निपुणता थी किसमें? राजा मान सिंह। तो अभियान ज्यादातर इनके द्वारा हुए। ठीक, तो नवरत्न में कई सारे लोग थे। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मुगलों के दौरान आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी जो लिखी थी वो अब्बुल फजल ने लिखी थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? देखो, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो याद रखना है, ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। 1527 में अगर बात करें, 1527 में जो इसके बाद जो युद्ध हुआ है, वो आपका जो युद्ध हुआ था उसको क्या बोलते हैं? खानवा का युद्ध। देखो, पहला युद्ध जो लड़ा गया था इब्राहिम लोधी के मध्य, और दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के मध्य, ये 1527 में लड़ा गया। किसमें लड़ा गया? 1527 में। तो दूसरा जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य, और तीसरा जो युद्ध हुआ था आपको पता है बाबर और मेदिनी राय के मध्य। तो तीसरा युद्ध हुआ था 1528 में। कब हुआ था? 1528 में तीसरा युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो याद रखना है, तीसरा युद्ध हुआ था, ये लड़ा गया था मेदिनी राय के मध्य में। मेदिनी राय, तो मेदिनी राय और बाबर का युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था, और राणा सांगा के साथ 1527 में युद्ध लड़ा गया था। ठीक, ये याद रखना है बड़े अच्छे से। और चौथा युद्ध आप जानते हो किसके साथ लड़ा गया? वो लड़ा गया था लोधी। कौन थे?
इब्राहिम लोदी के साथ पहला युद्ध था ना। मुगल वंश के शासकों का सही क्रम क्या है, देखिए सबसे पहले आप जानते हो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और बाबर के लड़का कौन था, हुमायूं का लड़का कौन था, आपको याद है, अकबर था। अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर क्या दिया है, सही अरेंज दिया है। चलिए अगला दिया है प्रश्न, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो आप जानते हो हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ। देखिए दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था राजा मान सिंह, तो राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था, महाराणा प्रताप के मध्य, याद रखना है। और ये युद्ध लड़ा गया 1576 में। कब लड़ा गया था, आपको याद रखना है, ये युद्ध लड़ा गया था 1576 में। कब लड़ा गया था, 1576 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, आपको याद रखना है 1576 में कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और 1565 में राक्षसी तागड़ी का युद्ध, राक्षसी तागड़ी का युद्ध, और इसी को बोलते हैं किसका युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, याद रखना तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य और लड़ा गया था दक्कन की सेनाएं थी, यानी दक्षिण भारत की दक्कन की सेनाएं। इसमें कई सारे राजा थे दक्कन के, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य से लोहा लिया था। इसी युद्ध को, ये युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था, जिसे कहा गया राक्षसी तागड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, शाहजहां के शासनकाल में किस नाम से जाना जाता है। देखिए शाहजहां का काल आप जानते हो युद्ध के लिए जाना जाता है, कि कला के लिए जाना जाता है, धार्मिक सुधार के लिए जाना जाता है, किसान विद्रोह। यहाँ पर कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें ताज महल जैसी खूबसूरत इमारत का निर्माण हुआ था शाहजहां के द्वारा, तो इसे कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, ठीक, तो विलियम हॉकिंस, ये आए थे 1609 में। आप जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उसमें सबसे पहले राजा अकबर के नाम एक पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आए थे विलियम हॉकिंस। और 1600 आपके 15 में बात करें तो टॉमस रो भारत आया था, ये भी एक अंग्रेज था। और ये कहाँ, सूरत में, कहाँ पर, सूरत में। ये जगह कहाँ पड़ती है, और तो सूरत में इन्होंने सर्वप्रथम फैक्ट्री जो बनाई थी, किसने, आपको याद रखना है, जहांगीर की परमिशन से अंग्रेजों ने, वो हमारी पहली जो फैक्ट्री थी सूरत में खोली गई थी, याद रखना है। और विलियम हॉकिंस जो कब आया था, तो जहांगीर के दरबार में 1608 में आया था। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है 1857 में स्वतंत्रता संग्राम किसने नहीं संबंधित नहीं है। देखिए मेरठ की क्रांति या 1857 का जो विद्रोह हुआ था मेरठ से, मतलब ये काफी तेजी से फैला था पूरे भारत में, ठीक। बहादुर शाह जफर आप जानते हो, ये आपके लड़े थे दिल्ली सल्तनत में। बहादुर शाह जफर क्या थे, उस समय एक राजा की भूमिका में थे, लेकिन उस समय उनका राजपाट बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था बहादुर शाह जफर के टाइम, ठीक। इसके बाद आप जानते हो 1857 क्रांति किससे संबंधित नहीं है, मेरठ की क्रांति से तो है ही, बहादुर शाह जफर भी इससे इन्वॉल्व थे और मंगल पांडे भी इसमें, क्योंकि आप जानते हो 8 अप्रैल 1857 को किसको, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। और फांसी के 2 दिन बाद 10 अप्रैल 1857 को विद्रोह हो गया था। और ये विद्रोह फिर अंग्रेजों ने जल्दी नहीं दबा पाया, फिर कई सारे विद्रोह भारत के अलग अलग जगहों पर हुए। झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई लड़ी, आपको पता होगा, कानपुर से तात्या टोपे और आपके नाना साहब लड़े थे, आपको पता होगा, ठीक। तो इस तरह से कई सारे मतलब क्रांति में। अगला देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित कौन सा कथन गलत है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, सही बात है। गवर्नर जनरल की नियुक्ति की बात हुई, पूर्ण स्वतंत्रता की बात हुई, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आंसर आपके सही है तीनों, ये आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया प्रस्ताव किस नाम से जाना जाता है। तो 1940 में क्या क्या गठन हुआ था, इसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत जो आया था 1940 में आया था, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव की अगर बात करें तो ये 1940 में इसका प्रस्ताव हुआ था, ठीक। बेबल प्लान योजना की अगर बात करें तो ये 1950
1945 में। कब? 1945 में। और मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र की जो शुरुआत हुई थी 1917 के आसपास हुई थी, और बाद में 1980 आपका जलियांवाला हत्याकांड, ये अभी आपको पता है। नागपुर प्रस्ताव 1920 किसने पेश किया था? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, सी.आर. दास ने? 1920 का जो प्रस्ताव था किसने पेश किया था? आप जानते हो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 में। बाल गंगाधर जो तिलक थे, ये आप जानते हो क्या हुआ था इनके साथ? तो सी राघवाचारी, आप जानते हो 1920 आपका महत्वपूर्ण है। और इसमें नागपुर में जो मतलब कह सकते हैं नागपुर प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसने? तो ये बात है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। चलिए आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहे हैं। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? अमृतसर में, दिल्ली में, या लखनऊ में, या लाहौर में? ठीक, आप कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, आंसर आपका क्या है? लखनऊ। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में था, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका? चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी? ठीक, और इसमें जो जो आपका अध्यक्ष पद था उसमें अध्यक्ष कौन बना था? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू के साथ इन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही थी। चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो मोतीलाल नेहरू के, यानी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का। और आप जानते हो पंडित नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये रहे हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद जानते हो बहुत बड़ा योगदान है इंडिया में इनका, संविधान के निर्माण में भी ये इन्होंने साथ दिया। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक कौन था? अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल जब्बार खां, अब्दुल गफ्फार खां, या अब्दुल कयूम खां? ये इसमें आंसर आपका सी है, अब्दुल गफ्फार खां। कौन थे? अब्दुल गफ्फार खां। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? किसने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि वापस की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। आप जानते हो 1920 के बाद एक और व्यक्ति ने केसरे हिंद किसकी उपाधि? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो थी इनके पास, नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्यागी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद। तो असहयोग आंदोलन के बाद केसरे हिंद की उपाधि को त्यागा था किसने? महात्मा गांधी ने, और साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह बात महत्वपूर्ण है। सरोजिनी नायडू के बारे में आप जानते हो, ये हमारी प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष ये बनी थी। कब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो ये बनी थी आपकी 1925 में, 1925 में। और ये कहाँ हुआ था सम्मेलन? तो कानपुर में। ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरोजिनी नायडू को प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने का दर्जा मिला है 1925 और कानपुर अधिवेशन में। कहाँ पर? कानपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न ले लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सच्चा पैगंबर कहा? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना को, मौलाना अबुल कलाम आजाद? देखिए कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक वर्षों तक कौन रहा? तो 1940 से 1946 तक रहे आपके कौन? अब्दुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो अब्दुल कलाम आजाद थे। महात्मा गांधी आप जानते हो पूरी क्रांति इनके आगे पीछे घूमती रही। जवाहरलाल नेहरू आप जानते हो अब युद्ध स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा था या एकता का पैगंबर कहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये गुरु थे किसके? पंडित महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न दिया है किसने 1930 में दलित संघ की स्थापना की थी? तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के का साथ कौन गया था? तो मदन मोहन मालवीय गए थे। अगला प्रश्न ले लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी 1928 में हुई थी और ये आप जानते हो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये याद रखना है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी।
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये याद रखना, देवेंद्र नाथ ठाकुर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध किससे है? तो कानपुर से। ये कानपुर के व्यक्ति थे। और एचआरए जो गठित हुआ था, एचआरए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को मिलाया था, ठीक। और कानपुर, इनका संबंध किससे? कानपुर से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये याद रखना है, स्वामी विवेकानंद ने की थी, या राजा राममोहन राय ने की थी, महादेव गोविंद रानडे ने की थी, या नारायण सागर ने? तो देखिए 1897 में जो बना था आपका रामकृष्ण मिशन बना था। इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, रामकृष्ण। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेल्लूर कलकत्ता में ये बनाई थी। ये कहाँ बनाया था? तो आपको याद रखना, वेल्लूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न ले लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, याद रखना है। और भारत की ये पहली बार मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भारत की कौन बनी थी? तो ये याद रखना है, सरोजनी नायडू। ये 1925 में बनी थी। कब बनी थी? 1925 में। और ये बनी थी 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। और ये कब बनी थी? कानपुर अधिवेशन में। किसमें? कानपुर अधिवेशन में। भारत की पहली महिला, भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी थी? तो ये 1925 में सरोजनी नायडू। और ये विदेशी महिला बनी थी आपकी एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917, ठीक। अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन किससे स्थापित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, आप जानते हो, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है, ये की थी हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। बिपिन चंद्र पाल, आप जानते होंगे, चंद्रशेखर आजाद ने एचएसआरए का गठन किया था। ये भी एक क्रांतिकारी संगठन था जिसको फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में बनाया गया था। चंद्रशेखर आजाद ने एचएसआरए का एक क्रांतिकारी संस्था थी। वीर सावरकर थे जो थे, ये मित्र मेला का इन्होंने गठन किया था, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। और यही मित्र मेला भारत माता समिति में बाद में कन्वर्ट हो गई थी। चलिए अगला, किस स्वतंत्रता सेनानी को मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? देखिए तो यहाँ पर मैडम, यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है, मैडम भीकाजी कामा, इन्हें भारतीय क्रांति का मतलब भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा, ये याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। इन्होंने पहली बार तिरंगा जर्मनी के स्टुअर्ट स्टेडियम में फहराया था। तो जर्मनी में सर्वप्रथम तिरंगा फैलाने वाली कौन थी महिला? स्टुअर्ट। तो स्टुअर्ट स्टेडियम था जहां पर जर्मनी में इन्होंने क्या फहराया था? तो ये झंडा पहली बार। और इन्हें इंडियन रिवॉल्यूशन की मां, मदर ऑफ दी इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो मैडम भीकाजी कामा। एनी बेसेंट के बारे में बता चुके, लक्ष्मी सहगल क्या थी, और अरुणा आसफ अली। लक्ष्मी सहगल यानी जो सुभाष चंद्र बोस की एक जो क्रांतिकारी जो दल था उसकी महिला अध्यक्ष थी, आपको बता होना चाहिए, कमांडर कह सकते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो 1928 में। देखिए एचएसआरए जो बना था किसके द्वारा? चंद्रशेखर इसके थे, क्या थे? नेता थे। एचएसआरए क्या थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कह सकते हैं, एचएसआरए, ठीक। तो एचआरए का गठन किया था चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, और इसका चंद्रशेखर आजाद ने किया था। वैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने ही मिलकर आपका एचएसआरए ने भी बनाया था, एचआरए का भी गठन किया था। ये क्रांतिकारी संस्थाएं थी। आप जानते हो राजगुरु भगत सिंह और इनको क्या फांसी हुई थी, आपको पता है कब हुई थी? याद रखना है आपको कब हुई थी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। महात्मा गांधी ने 1930 में कौन सी यात्रा की थी? देखिए 1930 में इन्होंने दांडी मार्च किया था, याद रखना है, दांडी मार्च। क्या किया था? दांडी मार्च। दांडी मार्च कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को। साबरमती आश्रम से इन्होंने दांडी तक की यात्रा की थी। साबरमती आश्रम, याद रखना, साबरमती आश्रम से इन्होंने, अहमदाबाद में जगह पड़ती है, जहां से इन्होंने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाया था। इसी को नमक आंदोलन भी बोलते हैं। नमक बनाया था तो इसे नमक आंदोलन कहा गया। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा, दांडी मार्च की बात हो गई। पूना पैक्ट आप जानते हो कब हुआ था?
पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था पूना पैक्ट। ठीक, नर्मदा जेल का ऑप्शन। चलिए, जलियांवाला नरसंहार किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग की थी? जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। देखिए 13 अप्रैल 1919, तो आप याद रखिए 1919। अब इसमें जो उपाधि त्याग की थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि। और 1920 में केसरे हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी? वो महात्मा गांधी ने त्यागी थी। वहां पर नाइटहुड नहीं है, वहां थोड़ा गलत बच गया है, याद रखिए वहां पर गलत थोड़ा। ठीक, यहाँ सही बिल्कुल नाइटहुड। तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये घटना कहाँ हुई थी? तो अमृतसर में हुई थी। कहाँ हुई थी? लोहड़ी का दिन था, आप जानते हो, और उसी दिन एक सभा बुलाई थी लाला हंसराज ने, और उस पर ओडायर ने अंधाधुंध गोलियों को, मतलब कह सकते हैं गोलियां चलवाई थी। किसने? तो ये चलवाई थी ओडायर ने। और आपको पता है कि ओडायर को हंटर कमेटी ने क्या, उसको हंटर कमेटी ने साफ तौर पर इंग्लैंड भेज दिया। और फिर 1940 में उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर कैस्टन हॉल में किसको मारा था? ओडायर को। तो जलियांवाला हत्याकांड में एक और कमेटी का गठन हुआ था, वो क्या थी? तहकीकात कमेटी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? याद रखना, ये हमारा 4-5 फरवरी 1922 को हुआ था। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। इसमें भगवान अहिर एक जुलूस को निकाल रहे थे, और इसमें पुलिस वालों ने कुछ हरकत की जिसके कारण पूरे थाने को लोगों ने जला डाला था, जिसमें 22 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये आंदोलन चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? तो आपको याद होना चाहिए 1920 में असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, असहयोग आंदोलन, ये गांधी जी का, इसी आंदोलन को रद्द किया था किसने? तो ये रद्द किया था महात्मा गांधी। चंपारण, आप जानते हो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, मतलब बिहार में हुआ था। कहाँ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में। कब हुआ था? तो 1917 में। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न दिया है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो 8 अगस्त 1942 में हुई थी, और ग्वालियर टैंक मुंबई से किसने? तो याद रखना, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में, ये हमने पढ़ा है। दांडी मार्च की बात करें, यही 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने। ठीक, तो आप जानते हो सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, त्रिपुरी अधिवेशन 1938 में, आप जानते हो अधिवेशन 1938 में पहली बार सुभाष चंद्र बोस क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लेकिन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो था उसमें भी ये क्या चुने गए? अध्यक्ष चुने गए कांग्रेस के। और जब महात्मा गांधी ने ऐतराज जताया कि सीता पट्टा रमैया की ये हार नहीं मेरी हार है, तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। और फिर एक पार्टी का गठन किया था जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसने बनाई थी? ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, ब्लॉक पार्टी, इसका गठन कब हुआ? तो 1900, आपको पता है 39 में गठन हुआ था। ठीक, और ये किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न दिया है, भारत सेवक समाज के किस नेता ने भारतीय संविधान का प्रस्ताव तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मोतीलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक, इसमें कई सारे नाम आते हैं, लेकिन अगर संविधान से जुड़ी हुई बात अगर जुड़ी है तो राजेंद्र प्रसाद इससे जुड़े हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आपका राजेंद्र प्रसाद होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों। लर्निंग व्हील पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके महामैराथन के थ्रू चल रहे हैं, और सभी आपकी महामैराथन हम अब तक लाएंगे। आपकी ज्योग्राफी से लेकर संविधान से लेकर आपकी जो भी जीएस की जो करंट और ये सारी महामैराथन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे पैट एग्जाम के लिए। दोस्तों शानदार प्रश्नों की सीरीज में सभी दोस्त हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जल्द मिलेंगे आपसे।